हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अफगानिस्तान में जब से तालिबान आया है उसके बाद सबसे ज़्यादा फ़ायदा किन को होने वाला है, या फिर वो कौन देश हैं जो अफगानिस्तान को आने वाले दिनों में चलाने वाले हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अफगानिस्तान का जो फ्यूचर एस्पेक्ट है वो क्या होगा, कि मतलब पूरे एशिया कॉन्टिनेंट पे वो कौन सा देश होगा जिसकी सबसे ज़्यादा पकड़ होगी। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैंने लास्ट वीडियो में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि जो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स, इनके सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं। तो उसका आंसर हमारा बनता है वो होते हैं इंडिया के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद। वहीं इन तीनों सेनाओं की जिम्मेदारी होती है कि जो भारत का लैंड से लगने वाला बॉर्डर है यानी कि 1500-200 किलोमीटर का जो जमीनी बॉर्डर है, वहीं दूसरी तरफ जो 7516 किलोमीटर का जो पानी से लगने वाला बॉर्डर है उसकी सुरक्षा करना। तो अब हम चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। 31 अगस्त यानी कि जो यूएस ने डेडलाइन दी थी कि उसके बाद वो अपने सैनिकों को अफगानिस्तान के अंदर से निकाल लेगा। वहीं अमेरिका ने एक दिन पहले यानी कि 30 तारीख को ही अपनी सेना को पूरी तरीके से वापस बुला लिया अफगानिस्तान से। वहीं एक फोटो भी वायरल हुई थी जिसमें ये दिखाई दे रहा है कि जो अमेरिकी सैनिक हैं वो अफगानिस्तान देश छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं उसके बाद जो आखिरी सैनिक था जिसका नाम था मेजर जनरल क्रिस डोनाहुए, उनकी तो फोटो भी वायरल हुई थी जब वो देश छोड़ के जा रहे थे। तो एक तरीके से पूरा प्लानिंग के थ्रू ये लोग 31 अगस्त से एक दिन पहले ही देश छोड़कर चले गए। तो अफगानिस्तान के जो लोग थे उन लोगों को ये चीज समझ में आ गई कि अब यहाँ रहने से तो कोई मतलब नहीं है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल लो। तो वो लोग वहां से अफगानिस्तान छोड़ के निकलने लगे। तो अफगानिस्तान का जो मैप है उसका बॉर्डर लगता है एक तरफ ईरान से और एक तरफ पाकिस्तान से। इसमें से कुछ लोग पाकिस्तान जा रहे हैं, कुछ लोग ईरान के थ्रू यूरोप जाना चाहते हैं। ये लोग ईरान जाएंगे, उसके बाद ये लोग टर्की जाएंगे और टर्की के बाद ये लोग एंट्री करेंगे यूरोप के अंदर, क्योंकि टर्की एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों कॉन्टिनेंट में आता है। उसके बाद ये जो पहला देश पड़ेगा यूरोप का वो होगा ग्रीस। तो ये लोग ग्रीस में जाना चाहते हैं, लेकिन इसमें ग्रीस वालों को बहुत दिक्कत है क्योंकि कोई भी देश अपने यहाँ रेफ्यूजीज रखना ही नहीं चाहता फ्री में। कोई किसी को फ्री में अपने देश में क्यों शरण देगा। तो इसीलिए ग्रीस और टर्की इस चीज की प्लानिंग कर रहे हैं कि वो लोग एक वॉल बनाएंगे जिसकी वजह से जो अफगानिस्तान के रेफ्यूजीज हैं, जो अफगानिस्तान के लोग हैं, वो उनके देश में ना आ सकें। क्या पहले भी ऐसा हुआ है कि जैसे अभी अफगानिस्तान के लोगों को यहाँ से निकाला जा रहा है या फिर अफगानिस्तान के लोग छोड़ छोड़ के यहाँ से जा रहे हैं, तो क्या पहले किसी और के साथ भी ऐसा हुआ है? यही चीज सेम एक बार हुई थी, और वो हुई थी रोहिंग्या मुसलमानों के साथ, जिनको कि म्यांमार के अंदर 1 लाख लोगों को मारा गया था। बाकी बचे हुए लोगों को वहां से निकाल दिया गया था, जिसमें कुछ लोग बांग्लादेश चले गए थे और कुछ लोग इंडिया चले गए थे। तो हम सबसे पहले बात करते हैं अब रिलेशन में इंडिया और तालिबान की, जिसमें कि इंडिया पहले तो लोकतांत्रिक सरकार को सपोर्ट किया करता था और अभी जो है वहां पे पागल सुल्तानों का राज है। तो इंडिया भी इस बार पहले से ही प्रिपेयर था, क्योंकि इंडिया को पता थी क्योंकि अगर हम कुछ स्टैंड नहीं लेंगे तो बाकी जितने भी देश हैं हमारे चारों तरफ जो दुश्मन है वो हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे। इसलिए इंडिया ने डायरेक्ट बात करी तालिबान से। अभी 1-2 दिन पहले की ही बात है जब इंडिया के कतर में जो डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है दीपक मित्तल, उन्होंने बात करी थी जो तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर है, एज अ मिनिस्टर काम कर रहे हैं, क्योंकि तालिबान की कोई सरकार नहीं है, लेकिन ये जो इंसान है ये इतना पढ़ा लिखा है और उसको काफी नॉलेज है इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो इसलिए तालिबान की तरफ से जो आए थे डिप्लोमेट, उनका नाम था शेर मोहम्मद अब्बास। वैसे तो तालिबान के अंदर बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे कि गनी बरादर है, अखुनजादा है, हक्कानी है, लेकिन ये जो शेर मोहम्मद अब्बास है ये लीडर नहीं है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है इंडिया के लिए। इसके पीछे का जो रीजन बनता है कि इस इंसान ने ट्रेनिंग ली है इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून के अंदर। बोले वहां तो लेफ्टिनेंट बन के लोग निकलते हैं, वहां तो अच्छे पद से लोग बन के निकलते हैं, वो तो आर्मी की ट्रेनिंग जहाँ होती है, जो लोग पेपर क्वालिफाई करके जाते हैं उनकी ट्रेनिंग होती है। तो ये तालिबान ये यहाँ कैसे देहरादून में, कुछ बात हजम सी नहीं हुई है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर के देश के लोग हमारे यहाँ आर्मी के साथ ट्रेनिंग नहीं करते या फिर नेवल एक्सरसाइज नहीं करते, करते हैं, लेकिन स्पेशल परमिशन होती है गवर्नमेंट की तरफ से। अब आप हमारे यहाँ ट्रेनिंग लो और उसके बाद आप कोई ऐसा आतंकवादी संगठन ज्वाइन कर लो तो वो आपकी चॉइस है। तो ये जो व्यक्ति था शेर मोहम्मद अब्बास, इसने आईएमए के अंदर ट्रेनिंग ली थी, मतलब इसको पूरे हथकंडे पता है एक तरीके से जैसे मिलिट्री में सिखाए जाते हैं। वहीं एक इंटेलिजेंट पर्सनैलिटी भी है, इसको काफी नॉलेज है इंटरनेशनली जितना भी ट्रेड होता है उसके बारे में। तो इंडिया की तरफ से दीपक मित्तल और तालिबान की तरफ से शेर मोहम्मद अब्बास के बीच में एक वार्ता होती है। ये होती है कतर की राजधानी दोहा के अंदर। ये लोग कहते हैं कि इंडिया के साथ हमारी ऐसी कोई दुश्मनी नहीं है, हम इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। लेकिन अभी हाल ही में पाकिस्तान की नेशनल मीडिया में
एक इंटरव्यू आया था जिसमें कि इमरान खान की जो पार्टी मेंबर है उनका एक इंटरव्यू आता है, उसमें वो कहती हैं कि तालिबान हमारा साथ देंगे और इंशाल्लाह हमको कश्मीर फतेह करके देंगे। में पाकिस्तान का टॉप पे नाम है, टर्किश गवर्नमेंट देख लें, मलेशियन गवर्नमेंट देख लें, अफगानिस्तान माशाल्लाह से देख लें, वो तालिबान हमें कहते हैं हम आपके साथ हैं और इंशाल्लाह वो आके हमारे साथ कश्मीर फतह करके देंगे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के एक मंत्री है, वो ये कहते हैं कि आर्टिकल 370 और 35A ये भारत का एक आंतरिक मुद्दा है, यानी कि एक इंटरनल मैटर है, इसमें पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो पाकिस्तान की आदत है वो है पलटने की, तो पाकिस्तान इसमें वापस से पलट गया। और ये बात इंडिया भी काफ़ी अच्छी तरीके से जानता है कि तालिबान जैसा कहता है वैसा है नहीं, क्योंकि तालिबान के राज में ह्यूमन राइट्स और वायलेंस ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और इस चीज़ का काफ़ी जश्न मनाया गया कि अमेरिका की सेना अफगानिस्तान के अंदर से चली गई है। उसमें तालिबान ने काफ़ी आतिशबाजी करी और उसमें फायरिंग भी काफ़ी हुई थी। और वहीं दूसरे जो बाकी के आसपास के पड़ोसी देश है जिनको काफ़ी खुशी हो रही है कि तालिबान अब आज़ाद हो गया है या फिर अफगानिस्तान से अमेरिका चला गया है। लेकिन इंडिया इसमें चुप बैठने वाला नहीं था। यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसमें अभी हाल ही में इंडिया लीडर था, क्योंकि इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है। तो इंडिया ने अफगानिस्तान के ऊपर रेजोल्यूशन लाया और उसमें यह कहा कि अफगानिस्तान के मुद्दे पे हम लोगों को बात करनी चाहिए, जिसमें कि इंडिया की तरफ से जो इंडिया का साइड लेते हैं वो होते हैं हर्षवर्धन श्रृंगला। तो ये जब रेजोल्यूशन लाया गया उसमें 2 देश ऐसे थे जो कि परमानेंट मेंबर्स हैं और उन्होंने इसमें से एब्सटेन कर लिया था। मतलब एक तरीके से उन्होंने इस पर अपना वोट ही नहीं दिया, और वो थे चाइना और रशिया। यानी कि चाइना और रशिया ने अफगानिस्तान के मुद्दे के ऊपर कुछ भी नहीं बोला है, लेकिन ये इंटरनली दोनों ही देश अफगानिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही दुश्मन हैं अमेरिका के। वहीं इंडिया एक नॉन परमानेंट मेंबर है जिसके पास वीटो पावर नहीं है। वीटो पावर केवल 5 देशों के पास है, जिसमें कि रशिया, फ्रांस, अमेरिका, चाइना और ब्रिटेन। अगर इन 5 देशों में से कोई भी एक जना ये कह दे कि मुझे इस रेजोल्यूशन को पास नहीं करना, तो वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, अगर उसमें वोटिंग में पार्टिसिपेट ना करो तो बाकी जो 3 देश हैं वो उस पर फैसला दे सकते हैं। तो पॉइंट आता है कि अब अफगानिस्तान के आने वाले कुछ सालों में अफगानिस्तान की सिचुएशन कैसी होगी। जो अफगानिस्तान है उसके अंदर अभी कुछ टाइम तक तालिबान वाला मुद्दा काफ़ी तेज़ी से तूल पकड़ेगा, मतलब वो बहुत लंबा एक्सटेंड होगा अभी, और हो सकता है कि यहाँ पर अमेरिका की आर्मी वापस से आ जाए। बोले वापस क्यों आएगी, जब इतना पैसा खर्च करके तभी तो वापस कुछ टाइम पहले गए हैं। ये चीज़ हो सकती है क्योंकि अमेरिका ये बात खुद जानता है कि तालिबान में आपस में खुद नहीं बनती है। ये लोग गद्दी के लिए खुद लड़ रहे हैं, आपस में फाइट कर रहे हैं। बोले इस चीज़ का क्या प्रूफ है, ये चीज़ तो कहीं दिखाई भी नहीं देती। इस चीज़ का प्रूफ है ISKP। ISKP एक ऐसा संगठन है जिसमें कि तालिबान से निकाले गए लोग और पाकिस्तान की एजेंसी ISI के लोग ने मिलकर 2015 में एक ग्रुप बनाया था जो कि अफगानिस्तान में अंदर तालिबान है उनसे लड़ने के लिए। ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस। जिस तरीके से ISIS का आप लोग नाम सुनते हैं, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, उसी तरीके से ISKP भी है। ISKP का ये दावा है कि जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान है वो एक तरीके से पपिट का काम कर रहा है, और इसको पपिट जिसने बनाया हुआ है वो है अमेरिका। इसीलिए ये लोग तालिबान से 2015 में अलग हो गए थे और इन्होंने अलग संगठन बना लिया था, क्योंकि ये लोग चाहते नहीं थे कि मतलब ये लोग अमेरिका की बात सुने। ये लोग अपना खुद का ही चलाना पड़ते थे। एक तरीके से ये लोग और ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हैं ISKP वाले। और अमेरिका का जो दूसरा इंटरेस्ट है वो है कि अफगानिस्तान एक पहाड़ी क्षेत्र है और वहाँ पर लिथियम बैटरी ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं, और लिथियम की आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा वैल्यू बढ़ने वाली है। तो अमेरिका को ये बात पहले से ही पता है, और अमेरिका जैसा देश अपना इंटरेस्ट वहीं बनाता है जहाँ पे उसको अपना कोई फ्यूचर दिखाई देता है। इसीलिए अमेरिका अफगानिस्तान में अभी तक इतना पैसा लगा चुका है और अब सिर्फ अपनी आर्मी को हटाया है, लेकिन देखना बहुत जल्द वापस ज़रूर आएगा। अब हम बात करते हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के रिलेशन कैसे होंगे अफगानिस्तान के साथ। पाकिस्तान के रिलेशन आज भी अफगानिस्तान के साथ कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको जहाँ सिर्फ पैसा दिखाई देता है वो उसकी तरफ हो जाता है। जैसे कि इनको लोन चाहिए था तो चाइना ने इनको भर भर के लोन दिया। उसके बाद जब इनकी हालत नहीं थी, इनकी GDP गिर गई, इनकी इकोनॉमी नहीं थी, तो चाइना ने क्या किया, लाओ भाई तुम अपने आइलैंड ले आओ, ये हमारे कब्जे में दे दो, तुम अपना बेचते रहो आइलैंड, हम तुम्हें पैसा देते रहेंगे। क्योंकि इनको तो बहुत प्यारे तरीके से चाइना ने बेवकूफ़ बनाया था CPEC कॉरिडोर के थ्रू। वहीं उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से तो ISI के एजेंट प्लस जो पाकिस्तानी टेररिस्ट हैं वो लोग जाते कहाँ हैं ट्रेनिंग के लिए या फिर अपना सामान लेने के लिए, वो लोग जाते हैं अफगानिस्तान। तो पाकिस्तान तो हमेशा से ही उसका सगा रहा है जहाँ उसका कुछ इंटरेस्ट है या फिर जहाँ उसको पैसा दिखाई देता है। अब इसमें नाम आता है चाइना का।
चाइना एक ऐसा देश है जिसको आने वाले टाइम में सबसे ज़्यादा फायदा होगा अफगानिस्तान की वजह से, और हो सकता है कि चाइना कुछ सालों में एशिया का मास्टरमाइंड भी बन जाए। ये बात थोड़ी कड़वी ज़रूर लगेगी, बट ये चीज़ हो सकती है। इस चीज़ की प्रेडिक्शन सबसे ज़्यादा है, क्योंकि चाइना जो चीज़ कहता है वो उस चीज़ के ऊपर काफ़ी मेहनत भी करता है और उस चीज़ को लगभग पूरा कर भी लेता है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे चाइना ने वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, उसने कहा था कि मैं पूरी दुनिया के जितने भी देश हैं उनको या तो रोड से कनेक्ट कर दूंगा, नहीं तो पानी से कनेक्ट कर दूंगा। बोले पानी से तो कनेक्ट ही है, पानी से सारे देश कनेक्ट हैं। नहीं, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा पनामा कैनाल, सुएज कैनाल, मतलब कि खुद से बनाई गई मैन मेड जो कैनाल्स होती हैं, ताकि जो रूट है वो बहुत शॉर्ट हो। तो चाइना तो सारे देशों को अपने साथ कनेक्ट करना चाहता है। वहीं एक बार चाइना ने कहा था कि मैं खुद का एक सन बनाऊंगा, मतलब इतना न्यूक्लियर फ्यूजन से इतनी हीट एनर्जी जनरेट करूंगा कि मेरे पास खुद का सूरज होगा अपना, और ये चीज़ चाइना कर चुका है। और ये बात सोचने वाली है कि जो बड़े बड़े देश नहीं कर पाते, जैसे कि क्वाड जो एक ग्रुप है जिसमें कि अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया, वो चीज़ वो लोग नहीं कर पाते जो अकेला चाइना कर लेता है। तो अब अगला देश आता है रशिया की, मतलब रशिया का जो फ्यूचर स्कोप है या रशिया के आने वाले कुछ सालों में अफगानिस्तान के साथ कैसे रिलेशन होंगे। जो रशिया का इतिहास है अफगानिस्तान को लेके वो लगभग 50 साल पुराना है। अभी तक जितने भी देशों के बारे में हमने बात करी है उन सबसे पुराना जो इतिहास है वो रशिया का है अफगानिस्तान के अंदर। और रशिया और अफगानिस्तान की पूरी हिस्ट्री मैंने अपनी लास्ट वीडियो जो बनाई थी अफगानिस्तान के ऊपर, उसमें मैंने पूरा कवर किया है, तो आप लोग उस वीडियो को चेक कर सकते हैं जिसमें आपको पार्ट 1 के तौर पे पूरा समझ आ जाएगा अफगानिस्तान का मुद्दा। तो हमने बात करी आज इंडिया की, इंडिया का फ्यूचर स्कोप इसमें क्या होगा, फिर हमने बात करी अमेरिका का क्या होगा, फिर उसके बाद पाकिस्तान यानी अपने बेटे की, और फिर उसके बाद चाइना की करी और रशिया की। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। और आज का हमारा क्वेश्चन बनता है कि सेंट्रल एशिया का वो कौन सा देश है जो एक डबल लैंडलॉक कंट्री है। तो अभी तक के लिए वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। गुड बाय।